हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट एसएसटी दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन। ये हमारा लक्ष्य बैच है जो कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफीज और सिविक्स ये सब कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हम PYQ लगाएंगे। और ये हमारा एनसीईआरटी 6 to 8 बेस्ड है। इसमें अगर आप ये बैच पढ़ते हैं तो आपको ना कोई पेड बैच लेने की आवश्यकता है, ना ही कोई और वीडियोज़ देखने की आवश्यकता है, ना ही आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इन वीडियोस में कवर किया है। और ना ही आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वीडियो की PDF हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड वीडियो की तरफ। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो इसे आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अध्यापक अकेडमी। तो आज हमारा चैप्टर है सेकंड, अक्षांश और देशांतर। अब हम जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति की लोकेशन। तो जैसे ये हमारा ग्लोब है, इसमें हमें मान लीजिए हमारा ये व्यक्ति यहाँ बैठा है बीचों बीच, तो हम इसकी लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो हमारे अक्षांश और देशांतर जिस लाइन पर कट करते हैं, देखिए ये दोनों यहाँ कट कर, तो इसकी लोकेशन हम आसानी से पता कर सकते हैं। ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी व्यक्ति की लोकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए देखते हैं। और हमारी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं ये होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम होती हैं, और देशांतर हमारी ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये हमारा सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का लघु रूप में से निम्नलिखित कौन सा है। तो आंसर कई सारे दे देगा, जैसे नारंगी, संतरा वगैरह। तो आंसर है उसमें दिया गया होगा ग्लोब। तो आप इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। अब है हमारी विषुवत वृत्त। तो देखते हैं विषुवत वृत्त क्या होते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम। तो विषुवत वृत्त आप देख सकते हैं 0 डिग्री पे होती है, और ये हमारे डायग्राम को ग्लोब को दो भागों में बांटती है। कौन सा? उत्तर और दक्षिण। इसके उत्तर में होती है कर्क वृत्त और दक्षिण में होती है मकर वृत्त। आगे देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारी आती है अक्षांश रेखाएं। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुव तक खींची गई हैं, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लोब, और आप देख सकते हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये रहा विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसके ये जो समांतर रेखाएं हैं सारी की सारी, ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती रहती है ध्रुवों की ओर आने पर। आप देख सकते हैं ये विषुवत वृत्त के पास अधिक लंबी है, परंतु ये ध्रुव है और ध्रुव के पास ये बहुत छोटी होती चली गई है, तो इनकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 0 डिग्री अंश अक्षांश विषुवत वृत्त को दर्शाता है। तो फ्रेंड, विषुवत वृत्त के कई सारे नाम हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अक्षांश का ही पार्ट है हमारा। आप देख सकते हैं ये सभी समांतर रेखाएं हैं हमारी। तो 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं, विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं, और इसका तीसरा नाम भूमध्य रेखा भी आप इसे कह सकते हैं। तो कन्फ्यूज मत होना, पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, वैसे विषुवत वृत्त के नाम से ही आएगा। अब हमारा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है, और कर्क रेखा, ये चलो ये डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, और फिर इसके अगर हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा है कर्क वृत्त जो कि 23.5 डिग्री पर है उत्तर में, और फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा है उत्तरी ध्रुव जो कि 90 डिग्री पर होता है। अब हम विषुववृत्त के नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलता है मकर वृत्त जो कि 23.5 दक्षिण में है, और फिर मकर वृत्त के नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव आ जाता है जो कि 90 डिग्री पर है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ये सब हमने डायग्राम से कवर कर लिया, आप इन्हें याद रखिएगा।
ये आपको सीटेट के अलावा बाकी टीचिंग वैकेंसी में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने ये अभी याद कर लिया तो आगे बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधन। तो पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांटा है ताप के अनुसार। देखते हैं, पहला है उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। समझते हैं, आइए। तो देखिए, ये हमारी मकर रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, और बीच में हमारा आप देख सकते हैं ये है हमारा उष्ण कटिबंध, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ सूर्य होता है हमारा, इसमें अधिक से अधिक ऊष्मा होती है और वर्ष में एक बार ये सिर के ऊपर होता है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। किसके बीच? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच। तो इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं हम? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। तो देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। आप डायग्राम के हेल्प से बड़े अच्छे से समझ पाएंगे इसे, अदरवाइज थ्योरी पे जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मकर रेखा, ठीक है, और ये है हमारा दक्षिण ध्रुव व्रत। ये आप देख सकते होंगे, इतना है हमारा ये सब एरिया हमारा इन दोनों के बीच में आता है। कौन कौन सा? मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत। इस भाग को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंधन में हमारा क्या आता है, इसमें केवल डायरेक्शन बता दी जाती है कि दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधन, इसमें दक्षिण लग गया बस। तो आप इसे याद रखिएगा, मकर रेखा और दक्षिण व्रत के बीच क्या होता है? हमारा शीतोष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए हम तापमान मध्य रहता है। इसी प्रकार से ऊपर है हमारा उत्तर में, देखिए हमारी कर्क रेखा है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत है। तो इसके बीच जो हमारा एरिया है, इसके बीच जो एरिया है हमारा ये वाला, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, शीतोष्ण। अब हमारा शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध क्या होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आप डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको। तो ये हमारा दक्षिण शीत कटिबंध, इसके बारे में जानते हैं, ये वाला एरिया हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा दक्षिण ध्रुव व्रत और ये है हमारा इधर दक्षिण ध्रुव। तो इस बीच जो हमारा एरिया है ये वाला, ये हमारा शीत कटिबंध में आता है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं और इसलिए यहाँ अधिकतर बर्फ जमी रहती है। किसके बीच में? दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव के बीच में। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप इसे याद रखिएगा। अब इसी प्रकार ये है हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत और ये है हमारा उत्तर ध्रुव। इसके बीच हमारा उत्तरी शीत कटिबंध होता है। यहाँ भी सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ अधिकतर, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं। आप समझते हैं देशांतर अक्षांश, हमने समझ लिया। अब देशांतर समझते हैं। वह काल्पनिक रेखा है जो विषुवत व्रत को काटते हैं और उत्तरी ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देशांतर रेखा हमारी क्या करती है, देखते हैं। पहला पॉइंट हम पहले इसने बताया कि ये है हमारा विषुवत व्रत और ये हमारी सारी क्या है? देशांतर रेखाएं। ये वाली जो देशांतर रेखाएं, और ये हमारा क्या है? ये ध्रुव है सारे के सारे, ये उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो पहला पॉइंट बताया गया है कि हमारी देशांतर रेखाएं विषुवत व्रत को काटती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा 0 डिग्री पर विषुवत व्रत है और ये इसे काटती हुई जा रही है, इसे देख सकते हैं आप सभी। और सेकंड पॉइंट बताया कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने का काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं ध्रुव से चालू होती हैं हमारी और ये नीचे तक दक्षिण ध्रुव तक आती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे अपना। और इनकी लंबाई बराबर होती है।
अब देखते हैं, और पॉइंट इनके बीच की दूरी ध्रुव तक घटती रहती है और शून्य पे चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ध्रुव पर ये सारी मिल जाती हैं ये, और ये सारी शून्य पर शून्य हो जाती हैं। नेक्स्ट, ग्रीनविच ब्रिटिश राज की वेधशाला से प्रमुख यमोत्तर कहते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहाँ है? तो यह है ग्रीनविच ब्रिटिश राज की वेधशाला में। आगे देखते हैं, 82.30 डिग्री पूर्व को भारत का मानक यमोत्तर माना गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व, क्योंकि कोई पश्चिम कर देता है, कोई उत्तर कर देता है, सबसे आप इस पर ध्यान नहीं देते, तो आप ये याद रखिएगा 82.5 पूर्व। नेक्स्ट, भारत ग्रीनविच में पूर्व में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। कितने घंटे फ्रेंड? 5.5 घंटे। और रूस 11 मानक समय को अपना गया, तो इसमें अलग अलग मानक समय होते हैं, तो रूस में सबसे अधिक है कितने? 11। नेक्स्ट, ये हमारा पॉइंट पिछले चैप्टर का रह गया था, तो इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। तो ये चंद्रमा ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में लगाता है, और 27 दिनों में यह अपनी दूरी का चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखाई देता है? तो आंसर रहेगा क्योंकि 27 दिनों में ही अपना एक चक्कर लगाता है, और 27 दिनों में ही 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, और 27 दिनों में ही ये अपनी घुरी पर चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार 27 केवल एक ही भाग चंद्रमा का देखा जाता है पृथ्वी से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।